इसकी जवाब ये किसका है ये? इसको हिसाब दिया नकुल। तो सभी का वेलकम, सभी के लिए मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आप अपने माइक को म्यूट करें ताकि बात करते समय डिस्टर्ब हम सभी को ना हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की आपकी सुबह अच्छी है, सुखद है। और अगर नहीं भी है, कुछ तनाव है, दुखी है, तब भी उम्मीद करें कि आप अच्छे होने वाले हो, क्योंकि जब सुबह हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें निश्चित ही पूरे दिवस भर या दिन भर हमें अच्छा मिलेगा। और जो भी भय है, चिंता है, दुख है, बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा से देखा है और उन्होंने करुणा से हमें बताया है कि सभी दुख, भय, चिंता अनित्य है। और अनित्य ही अपने आप में सबसे बड़ी दवाई है विश्व में, कि जो हमें सभी दुख और भय से बचा सकती है। हम अपने आप को बचा सकते हैं, हमारे मित्रों को, हमारे घर परिवार को, पूरे संसार को हम बचा सकते हैं। इतनी ताकत, इतनी शक्ति इस अनित्य भाव को देखने से हमें मिलती है, या हम उस दुख से मुक्त होते हैं जो दुख हमें हमेशा दुखी करते रहता है। तो दुख की मुक्ति की अनुभूति ही हमारा अनित्यता का अनुभव ही है कि जो हमें दुख से मुक्त कराता है। तो चलो ठीक है, आज हम 12वें दिवस पे हम आ पहुँचे। हमारे दिन अभी धीरे धीरे, पहले ज़्यादा थे, अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और हमारा जो योग है, योग होने से हमें जो सुख, शांति और कुछ हम नए सीख रहे थे या इकट्ठा के हम ध्यान कर रहे थे, अभी ये परिस्थिति कुछ आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये वियोग में परिवर्तित होने वाली है। हम बिछड़ने वाले हैं। तो ये भी सत्य है, हमें दोनों संसार के दोनों पहलू हैं, सुख और दुख, योग और वियोग। इन दोनों पहलू को हमें इसी अनित्यता के तत्व में जब हम देखते हैं तो दोनों चीज़ें हमारे लिए स्वीकृत होती है। दोनों पहलू में हम सुखी रह सकते हैं कि जब हम इकट्ठा आते हैं तब भी हम सुख से रह सकते हैं, और जब हम वियोग होता है तब भी हम सुख से रह सकते हैं। तो बुद्ध की जो शक्ति है या बुद्ध का जो ज्ञान है, ये बहुत ही असीम है और हमेशा हमें दुख से मुक्त करने के लिए हमें मदद होता है। तो आज हम 3 बातों को थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं। एक तो जो हमारा आहार है वो किस प्रकार से वो पूरी तरह से औषधीय गुणों से भरा हुआ है। ऐसा एक भी तत्व नहीं है जो हम ग्रहण करते हैं या लेते हैं सुबह से लेके शाम तक, या जन्म से लेके मृत्यु तक। हर एक तत्व जो हम ले रहे हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, उसके माध्यम से हम जो भोजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, हम उष्णता ले रहे हैं, वो सभी अपने आप में औषधीय गुण हैं। तो उसी औषधीय गुण को हमने अपने जीवन में एक स्वस्थ कैसे निर्माण हो, संतुलित आहार को कैसे हम पहचाने। क्योंकि मेरा जो संतुलित आहार है, जो मैं डाइट मेरे लिए तय करता हूँ, जरूर नहीं कि वही आपके लिए हो। हाँ, लेकिन आप ज़रूर मेरे डाइट से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। और बुद्ध भी कैसे अपने डाइट का मेंटेन करते थे, उनकी खान पान, उनकी रहन सहन, उनकी दिनचर्या जो थी, किस प्रकार से वो अपने दिवस को सुबह से लेकर शाम तक कैसे बिताते थे। तो उनसे हम जरूर प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ, इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे ही हमारी भी दिनचर्या होगी, या हमने अपने ऊपर हमें ज़्यादा दबाव नहीं करना है। धीरे धीरे हमारी जो दिनचर्या को हमें परिवर्तित करते हुए हमारा जो संतुलन है, हमारे शरीर का ध्यान रखते हुए, हमारी उम्र का ध्यान रखते हुए, हमारे कुछ परिस्थितियाँ हैं, हम आर्थिक परिस्थिति से एक तनाव से गुजर रहे हैं, हम मानसिक या जो सामाजिक है
या हम जिस प्रकार की भी जिम्मेदारी हमारे जीवन में है, तो उस सभी के साथ में हम जुड़े हुए हैं। इसलिए किसी का भी जो आइडियल उनकी चर्या है, वैसे की वैसे ही हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते हैं। और बुद्ध ने भी ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि वैसे ही हमें उतारना है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि आप स्वयं उसका अपने अनुभव से उनका निरीक्षण परीक्षण करें और धीरे धीरे अपने संतुलित जीवन को स्थापित करें, जिससे आप सुखी और आनंदित हो सकें। तो ये तत्व हमें हर जगह पे इस्तेमाल करना है। उसके लिए ज़रूर हम आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं और किसी से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप स्वयं भी किताबों का अपने शरीर के बारे में, या जो हम भोजन करते हैं उसकी क्या उसमें मूल तत्व है, किस प्रकार से उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये बातें हमने अपने रोज के जीवन में जो हम चीज़ें ले रहे हैं, हमने अपने परिवार के लोगों को भी सजग करना चाहिए कि हम सही में जब रोटी खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, जब ब्रेड खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं तो क्या हम पी रहे हैं। अब उसकी जो चर्चाएं है, उसका ज्ञान है, हमने स्वयं भी रखना चाहिए। और विशेषता जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे हैं, जब हम बड़े परिवार के साथ में रहते हैं, तो हमारा जो पूरे परिवार का स्वास्थ्य का जो जिम्मेदारी जो है, कहीं ना कहीं जो समझदार जो घर का व्यक्ति होता है उसी पे होती है। और इस प्रकार से हम उसके बारे में बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि बच्चे भी आजकल के बहुत जागरूक हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन कैसे उसको अप्लाई करें वो उनको पता नहीं होता है, क्योंकि उनको स्कूल में सिखाया जाता है कि कौन सी डाइट खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, क्या खाने से क्या होता है। लेकिन वो घर में आने के बाद वो इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से बच्चे भी बाहर की चीज़ों पे ही या पैकिंग फूड पे ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। और हमें भी लगता है कि बच्चे के सुख के लिए या बच्चे के स्वाद के लिए उसकी इच्छा हम पूरी करते रहते हैं, और हमें खुद को पता नहीं होता है कि उसके शरीर में किस प्रकार से जहर हम डाल रहे हैं, फिर वो भोजन के माध्यम से हो या दवाई के माध्यम से हो और या विचारों के माध्यम से हो। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है परिवार के सभासदों की और विशेषता पेरेंट की, कि जो हमारा खुद का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, ये चीज़ जब तक हम स्वयं नहीं देखेंगे और इसकी जिम्मेदारी अगर हम दवाई और डॉक्टर पे छोड़ देंगे कि नहीं, जब भी बीमार होंगे तो हमारे पास डॉक्टर है, दवाई है, क्या चिंता करें, जैसे चाहे वैसे शरीर के साथ रहे। और इसी का ही परिणाम है कि जो कोरोना का जो आजकल जो दूसरा लहर आ रहा है, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। पहले लहर पे कम से कम आफ्टर 60 के एज के साथ में उसका कनेक्शन था, लेकिन आजकल का अभी का जो कोरोना का जो एक माहौल है या इम्पैक्ट है, वो उसी को सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है, भले वो किसी भी एज का हो, कि उसकी जो इम्यूनिटी है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, जिसकी कम है, और वो कम होने का सबसे मूलभूत कारण अगर कुछ रहा है या हुआ होगा, तो सबसे ज़्यादा हमारा असंतुलित आहार या हमारी दिनचर्या। हमें लगता है कि इतना युवा को कैसे हो गया, भाई उसने जो अपने 25 साल के अंदर जिस प्रकार से शरीर को उसने मेंटेन किया है, और हमने भी उसको वैसे ही मेंटेन करवाया है, तो उसी की वजह से तो वो चीज़ें उसके शरीर में हुई है, या उसी की वजह से जो कोरोना का जो भय कह सकते हैं, कोरोना का जो अटैक है हमारे शरीर में हो रहा है। तो उसकी जो खोज है वैज्ञानिक कर रहा है, कुछ बातें पता चल रही है, कुछ बातें बिल्कुल पता नहीं चल रही, कुछ भी पता, सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं। अभी तक कोरोना का वायरस डायग्नोसिस नहीं हुआ है, ना उसकी कोई डायग्नोसिस, उसकी दवाई डायग्नोसिस हुई है, ना उसकी टेस्ट प्रॉपर्ली डायग्नोसिस हुई है। सिर्फ चलाए जा रहे हैं और उसमें हम भी पिसते जा रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसे मनुष्य हैं कि हम सजग नहीं हो पा रहे हैं, और हमें जो जिसके हाथ में नेतृत्व है या पॉलिसी है या डॉक्टर है या जो भी है, वो भी अपने पूरी सत्यता से वो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरी सत्यता से देखने के लिए
समय लगता है उसके स्वभाव को, उसकी पूरी तरह से निराकरण को। और अभी का समय ऐसा कह सकते हैं कि ओरिजिन है, उद्भव हुआ है, और उद्भव होने के परिणाम में जो भी शरीर, जो भी मनुष्य चपेट में आ रहे हैं, उनका मृत्यु इसके पहले भी होता था, अभी भी है, निरंतर होते रहता है। लेकिन फिर भी जब हमारे लोगों का बीमार होना या मृत्यु होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है, तो उनके प्रति हमारी कहीं न कहीं अधिक अपेक्षाएं होती है, आसक्ति होती है। उनके प्रति हमने जो एक भाव जो निर्माण बनाया है, उसी भाव के कारण हमें अधिकाधिक दुख हो रहा है, और भय भी उसी के कारण, स्वयं की मृत्यु का हो या हमारे पास के व्यक्ति के मृत्यु का हो, तो हमें निरंतर सता रहा है। तो इससे अगर हमें बचना है और अपने परिवार के, समाज के, जो भी हमारे, जहाँ तक हमारी करुणा जा सकती है, जहाँ तक हम लोगों के प्रति हम सजग हो सकते हैं या मैत्रीपूर्ण उनसे संवाद कर सकते हैं, तो वहाँ तक अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हमारा संतुलित आहार और संतुलित हमारी दिनचर्या। तो संतुलित आहार के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कि जो मैंने स्क्रीन में रखा है उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ऐसा कोई फूड नहीं है कि जो आहार आप ले रहे हैं उसमें दवाई नहीं है या मेडिसिन प्रॉपर्टीज नहीं है। हर फूड के अंदर पानी से लेके आप हवा तक जो भी चीज़ें ले रहे हैं, हर एक चीज़ के अंदर अपने आप में एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। अभी हम डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर बनने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हमारा व्यवसाय नहीं है। लेकिन फिर भी एक अपना स्वयं का डॉक्टर होने के लिए या हमारे परिवार का एक डॉक्टर बनने के लिए हमें जो ज़रूरत है, स्मृतिमान होने की, सजग होने की, मैत्रीपूर्ण होने की, अपने शरीर को, अपने आहार को परीक्षण करने की, जो हम आहार ले रहे हैं कम से कम उतना तो जानने का प्रयास करें। जरूर उसकी जानकारी आपको मिलेगी। मैं भी कुछ जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से या इसके ऊपर मैं छोटी सी एक बुकलेट भी बनाऊंगा कि जो हम ये अभ्यास स्वास्थ्य और फूड को लेकर हम कर रहे हैं, और साथ में ध्यान के बारे में भी हम जान रहे हैं, ताकि हम अपने मन को भीतर से बदले, ताकि हमारे व्यवहार बदल सके। भोजन एक प्रकार का व्यवहार है, हमारी कृति है, हमारा आचरण है। अगर मन भीतर से बदलेगा तो निश्चित ही है कि हमारे भोजन के प्रति जो हमारी गलत सोच है, गलत धारणा है, या जो जहर हम खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं वो हमें पता चलेगा। इस प्रकार से मन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि मन में अकुशल क्या है, और बुद्ध कहते हैं कि अकुशल को रोकना ही हमारा सुख है, ताकि वो आपको दुख ना कर सके, दुखी ना कर सके। तो जिस प्रकार से हम मन के शुद्धता के लिए बुद्ध के धर्मों को हम आचरण करते हैं, तो बुद्ध का धर्म सिर्फ मन के लिए नहीं है। मन जरूर केंद्रवर्ती है, जहाँ पे हमें मन को प्रशिक्षित करना है, लेकिन हमारा जीवन काया और वाचा से भी बना हुआ है। काया भी महत्वपूर्ण है, और उस काया को मतलब शरीर को तंदुरुस्त रखना, और विशेषता तंदुरुस्ती के अंदर हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, भोजन जो हमने पहले ही देखा था, पाचन तंत्र जो है, यही सबसे केंद्रवर्ती है कि आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बरकरार रखता है। अगर इसमें गड़बड़ है, इसका मतलब आप में बीमारी है, आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति धीरे धीरे कम होने वाली है, और इसका मतलब यह है कि हम आहार जो ले रहे हैं उसका समय या उसकी मात्रा या उसकी जो प्रॉपर्टी जो है, या उसको हम कैसे, किस प्रकार का आहार हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, क्या हम सही में जागृति से खा रहे हैं क्या। अगर जागृति से नहीं खा रहे हैं तो हमारे जो दांतों से हम जो चबाते हैं वो कम चबाने की वजह से वो काम आपके छोटी आंतली को करना पड़ता है, और उस काम को आंतली जब करती है तो आपका डाइजेशन ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जो 8 घंटे में आपको आपका भोजन पचाना है, वो 8 घंटे से 12 घंटे तक चला जाता है, या अधूरा डाइजेशन होता है, क्योंकि हम जागृति से अपने भोजन को ले नहीं रहे हैं।
तो वो सभी बातें आप धीरे धीरे अध्ययन करते हुए उसके बारे में हम अलग से भी कुछ वर्कशॉप ले सकते हैं। हर एक भोजन जो हम ले रहे हैं उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी या उसके नाम क्या है या किस प्रकार से हमारे शरीर में उसका परिवर्तन होता है या पोषक तत्वों में कैसे रूपांतरित होते हैं, एक उसका एक अलग विषय है जिसके ऊपर हम और अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी जो दिनचर्या है वो बताना चाहूँगा, या हम घर में जिस प्रकार से भोजन को और पूरे दिवस को हम इस प्रकार से मैंने बदलाव किया है। 2 साल के पहले ही मुझे इसका अनुभव हुआ और मैंने स्वयं पे कार्य किया और परिवार के साथ में भी धीरे धीरे चर्चा करके ये परिवार का हम सभी जो हम तीनों लोग हैं, तो हम तीनों के मिलकर हमने फिर धीरे धीरे हर चीज़ों पे परिवर्तन लाते हुए हमारी एक दिनचर्या जो है वो हमने बनाई है। तो आप भी आपकी दिनचर्या देखिए कि किस प्रकार से आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद कैसे आपकी दिनचर्या चलती है। वीरेंद्र सिंह ने काफ़ी अच्छा और उनके मिसेज और बाकी काफ़ी लोगों ने अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ चीज़ें व्हाट्सएप पे डाली। मैं भी काफ़ी आनंदित हुआ हूँ, उनकी दिनचर्या को देख के काफ़ी खुश हुआ हूँ कि वो सही में अपने शरीर का किस प्रकार से और मन का किस प्रकार से ख्याल रखते हैं और वो अपने जीवन के उस क्षण को प्राप्त कर रहे हैं कि जो सही में हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो बुद्ध ने कहा है अपने धम्म पद में कि आरोग्य परम लाभ। बुद्ध कहते हैं आरोग्य परम लाभ। सबसे बड़ा लाभ अगर हमारे मनुष्य जीवन में अगर कुछ है सामान्य तौर पे, एक सुखी मनुष्य के तौर पे, वो है हमारा आरोग्य, जिसमें रोग नहीं के बराबर हो। और वो तभी संभव है कि जब हम अपने शरीर का उस प्रकार से ख्याल रखते हैं, हम अपने प्रति जागरूक होते हैं, विशेषता भोजन और दिनचर्या के प्रति, जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं। दूसरा बुद्ध कहते हैं कि संतुष्टि परम समाधान, कि संसार में हम जो भी तृष्णा से हम देखते हैं, भोग करते हैं और भोग प्रवृत्ति से हम अधिकाधिक दुखी होते हैं। लेकिन जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार जब हम अपने इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और संतुष्टि का भाव से हम हर जीवन के पहलू को देखते हैं, भोग करते हैं, संसार में या परिवार में हम रहते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो वही समाधान है। समाधान मतलब सम प्रमाण में वस्तुओं को उपयोग में लेना जो हमारी जरूरत है, जैसे कि अन्न वस्त्र निवारा हमारी जरूरत है। और अगर हमारा जो लैंगिक जीवन है, पति पत्नी का जो जीवन है, उसमें भी हमने संतुष्टि का आचरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारा पद प्रतिष्ठा है, उसमें भी हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो जो भी चीजें हमें जीवन में आकर्षित करते हुए जो दुखी करती है, वही तृष्णा है, और उसी तृष्णा का सबसे बड़ा समाधान है वो है संतुष्टि। तो तीसरा बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण परम सुख है। भले हम पारिवारिक है या हमें दिखाई देता है और लगता है कि निर्वाण प्राप्त करना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो घर में रह के या परिवार रख के परिवार में हम वो प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर बुद्ध ने कहा है कि वो सुख है और वो सुख प्राप्त करने वाले बुद्ध के समय आपके मेरे जैसे ही बहुत सारे उपासक उपासिकाएं थे, जैसे कि अनाथ पिंगल, वैशाली। अगर आप लिस्ट लगाओ तो कितने सारे हमें संदर्भ मिलते हैं कि वो उसी ही पारिवारिक जीवन में रहते हुए बुद्ध की शिक्षा का श्रवण करते हुए, आचरण करते हुए श्रोतापन और आनंद की अवस्था तक है। तो हमें भी अपने आप से उम्मीद करनी है, और क्योंकि हमारे मनुष्य होने का उद्देश्य है कि हमें निर्वाण सुख को अनुभव करना है। तो
वो सुख प्राप्त करने के लिए हमें हमारा शरीर का स्वास्थ्य और संतुष्टि, ये पहली 2 सीढ़ियाँ हैं। और इन दोनों सीढ़ियों के लिए हमें अपने भोजन और हमारी जो डाइजेशन सिस्टम और हमारी दिनचर्या पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा या उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। और वो बदलाव जब मैं अपने आप से जब चिंतन कर रहा था कि मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे शरीर में क्यों ऐसी बीमारियाँ आ रही है और किस प्रकार से मैं अपने शरीर का ख्याल रखूँ, और उससे जैसे जैसे मैं सजग हुआ, या मेरी जो बेटी है वो बार बार मुझे बोलती थी कि पापा आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी पेट की चर्बी बढ़ रही है, आप कुछ नहीं करते। क्योंकि मैं सिर्फ ध्यान पे ही ज़्यादा मैं फोकस करता था, मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति इतना सजग नहीं था। मुझे लगा कि स्वास्थ्य तो अच्छा है, खाना खा रहे हैं, नींद आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब मैंने उसको भीतर से देखा और मुझे लगने लगा कि इसके परिणाम मुझे भोगने पड़ेंगे, और मैं जो अधिकाधिक जीवन जी के मैं बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ या लोगों को मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और उस चिंतन से मैंने धीरे धीरे अपने रोज के जीवन के भीतर मैंने बदलाव किया, और उस बदलाव की बात मैं आपके बीच में कर रहा हूँ ताकि आप भी आपके एक्शन प्लान के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधार सकते हैं, और अच्छा है उसको बिल्कुल नियमित बरकरार रखें और अपने परिवार के लोगों को भी इसका जो लाभ है या उसका जो अनुभव है देने के लिए उनसे चर्चा करें, उनसे संवाद करें। ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, नाराज मत होइए, द्वेष मत करिए कि ऐसा मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे भाई मैं क्यों नहीं कर रहे, वो बिल्कुल करेंगे। उम्मीद रखें, करुणा से काम करोगे तो निश्चित ही है उसके परिणाम भी हमें वैसे ही मिलेंगे। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कुछ मुद्दे हैं, आप ध्यान से सुन सकते हैं। तो मैं जब सुबह उठता हूँ 6 बजे के आसपास या उसके 15 मिनट पहले, तो मैंने अभ्यास करके और मैंने अनुभव से भी मैंने देखा है कि उठना हमारे लिए सामान्य तौर पे हम तुरंत उठ जाते हैं। मैं इसके पहले ऐसे ही उठता था। उठ क्या मतलब, तुरंत बेड से पैर रख के मैं बाजू से तुरंत उठ जाता था। लेकिन इसका जब मैंने अध्ययन किया और मुझे लगा कि इसमें ही मुझे सबसे पहले बदलाव करना पड़ेगा, तो मैं अभी तुरंत नहीं उठता हूँ। कम से कम 2 से 5 मिनट में उठने के बाद वहीं पे मैं ध्यान करता हूँ मैत्री भावना कि सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, मैं सुखी हूँ। उससे 2 लाभ मिलते हैं। उसी 2 या 5 मिनट में जब हम उठते हैं, उसके 2 या 3 लाभ हैं जो मैंने अध्ययन करने से मुझे पता चले। पहला जो लाभ है कि आपको मन का लाभ होता है, आपका मन शुद्ध होता है अपने लिए और सभी के लिए, जब आप 2 या 3 मिनट का शॉर्ट और एक चैंटिंग मन ही मन में मैत्री भावना करते हैं। दूसरा लाभ ये है कि आपका जो भीतर का जो शरीर है, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक कि जब आप उठते हो तो बाहर का शरीर उठता है, भीतर के अंग वैसे ही सोए रहते हैं। उसको उठने के लिए भी 2 या 3 मिनट की जरूरत है। हो सकता है कि उस समय थोड़े शरीर को मैं ऐसा थपथपाता भी हूँ, उसको एक स्पर्श का अनुभव कराता हूँ, ताकि जो आलस है या भीतर से जो हमारा पेशियां है वो सोई रहती है, वो जागती नहीं है जैसा आप जाग जाते हैं। तो वो लाभ या वो उस पूर्ति का जो अनुभव है वो मुझे मिला है। आप भी इस प्रकार से देख सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है कि हम जब लेटे रहते हैं 8 घंटे, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो लेवल जो है लेटने के वजह से हमारा जो हृदय की जो गति है बहुत ही सामान्य होती है। जैसे आप तुरंत उठते हैं और वो गति कभी कभी उसके नैसर्गिक फॉर्म में नहीं आ पाती है कि जो आप चलने के लिए आपकी गति होती है। तो उस समय के अंदर जो किसी को ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट होते हैं कि किसी को तुरंत वहां पे अटैक आ जाता है और इसका निदान ही पता नहीं चलता है डॉक्टर्स को, क्योंकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, कुछ भी बीमारी नहीं है
और जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है कि भाई इसको तो कुछ नहीं हुआ, कैसे इसकी डेथ हुई। तो इस पे रिसर्च हुआ है। हमने रात को भी जब अगर हमें पेशाब के लिए उठते हैं तब भी हमने 2 मिनट बैठ के उठना चाहिए। तो कैसे मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं जिसका 30 या 35 उम्र में जिसका डेथ हुआ था, जबकि उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, डॉक्टर ने जब डायग्नोसिस की। लेकिन रात में जब वो पेशाब के लिए उठा था, वो तुरंत उठा होगा और तुरंत पेशाब करने के बाद में तुरंत वो सो गया। तो उस उठने चलने के बीच में जो उसकी जो गति थी, मतलब हार्ट बीट जो हो रहा होगा वो निश्चित ही डाउन रहा होगा, जिसकी वजह से वो ब्लड है, वो ऑक्सीजन है, उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाए। और मानसिकता भी उस समय बिल्कुल हो सकती है। मन का तो अपना खेल या टेंशन जिसे कहते हो तो अपने आप में यूनिक है कि आपको इस प्रकार का जो हार्ट अटैक है वो शरीर में आ सकता है। तो अगर उससे हमें बचना है तो आप आपके शरीर के विज्ञान को समझें कि जब हम लेटे रहते हैं तब हमारी बीट्स है, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, और जैसे हम उठते हैं उसके बीच में अगर आप या हम बैलेंस नहीं ला पाते हैं तो उसके जो डिसएडवांटेज जो है कहीं ना कहीं हमें भोगने पड़ते हैं। और वो उससे बचने के लिए हमने या मैं उसको इस प्रकार से मैं देखता हूँ, या मैं उठने की जो मेरी प्रक्रिया है, या जब मैं नींद में रात में भी जब यूरिन के लिए उठता हूँ तब मैं थोड़ा बैठ के बाद में उठता हूँ। तो आप देखिए कि आप कैसे उठ रहे हैं। अगर उसमें आप बदलाव कर सकें तो आप अपने समझदारी से करिए, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं। आपका शरीर, आपका मन अगर आपको कह रहा है कि ऐसा करना मेरे लिए लाभदायक है, जिससे मेरा मन अच्छा होता है, द्वेष कम होता है, बुद्ध ने हमें यही देख के किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए और स्वीकार नहीं करने के लिए कहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका द्वेष कम हो रहा है, आपको सुख लग रहा है, मैत्री बढ़ रही है, तो ऐसी बातों को हमने जरूर स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको ऐसा करने से या आपके अनुभव में ऐसा नहीं आ रहा है तो भले मैंने कहा है या बुद्ध ने भी कहा है या किसी और ने भी कहा है, उसको हमने बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका स्वयं का अनुभव है, वही आपका बुद्ध है या वही आपका मध्यम मार्ग आप समझ रहे हैं। और उठने के बाद मैं पानी पीता हूँ 2 से 3 गिलास। शुरुआत में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं सुबह उठ के कभी भी पानी नहीं पीता था, चाय पी लेता था, या चाय की तरफ एक स्वाद का जो टेस्ट था कि चाय पीने के बाद में हम टॉयलेट जाते हैं, तो उसी प्रकार का मेरा भी था। सभी का ऐसा रहता है और अभी भी होगा। तो वहाँ पे हमने अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरे लिए चाय महत्वपूर्ण है या मेरा शरीर और मेरा दुख या सुख महत्वपूर्ण है। अगर दुख महत्वपूर्ण लगता है तो जरूर पीते रहिएगा। अगर आपको सुख महत्वपूर्ण लग रहा है तो आप आपके अनुभव पे आधार पर उसको जरूर बदलिएगा कि सुबह उठने के बाद। और मुझे पानी पीने के बारे में भी मैंने काफ़ी सोचा, काफ़ी चिंतन किया। तब मुझे पता चला कि जो तांबे के घड़े में या तांबे के मग जग में अगर हम पानी रात भर रखते हैं तो उस पानी की जो प्रॉपर्टी पूरी मेडिसिनल हो जाती है। ये मैंने ऐसे ही नहीं किया कि लोग करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे बचपन की कुछ बातें याद भी आने लगी कि हमारे घर के अंदर तांबे के बर्तन में या गांव में तांबे के बर्तन में इस्तेमाल करके चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जब वैज्ञानिक तौर पे भी मैंने देखा या आयुर्विज्ञान के माध्यम से भी मैंने देखा और मुझे ये महसूस हुआ कि इस प्रकार से प्रयोग करने से निश्चित ही अगर वो पानी कम से कम उतना पानी सुबह के अगर 2 या 3 गिलास अगर मेरे शरीर में या हमारे घर के जो लोग हैं उनके शरीर में अगर जाता है तो निश्चित ही वो पानी एक मेडिसिनल पानी का परिवर्तन हमारे शरीर में लाभ हो सकता है, जिसमें तांबा होता है कि हमारे शरीर के लिए कॉपर जो है किसी भी तत्व से हमें उतना ज़्यादा नहीं मिलता है जितना अगर हम पानी का हम सेवन करते हैं।
तो मैं पानी पीता हूँ 2 से 3 ग्लास, बहुत ही शांति से धीरे धीरे मैं इंजॉय करता हूँ उस पानी को, ताकि मैं पानी के साथ अपने शरीर को और मन को देख सकूँ। उसके बाद मैं फ्रेश टॉयलेट के लिए मेरी जो टूल्स है या मेरा जो पेट है पूरी तरह से साफ हो जाता है। अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में अपने शरीर के साथ आप न्याय कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो ज़रूर आप आपके खान पान में विशेषता पानी से शुरुआत करें। और पानी पीने की जो हमारी पद्धति है, सुबह उठ के हमने ज़रूर 2 या से 3 ग्लास, 1 ग्लास से शुरू कर सकते हैं। और भोजन के पहले 1 ग्लास पहले, एक घंटा पहले हमने पानी नहीं पीना चाहिए। और भोजन के बाद करीबन 2 घंटा बाद हमने पानी पीना चाहिए, 1.5 या 2 घंटा बाद। इसका भी मैंने अध्ययन किया और मुझे पता चला कि जब हम आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी पीते हैं और तुरंत खाना खाते हैं तो पेट भरा रहता है। और जो पेट की जो आग जो है, जो आपको एसिडिटी की ज़रूरत या आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है, वो शांत हो जाती है और खाना खाया हुआ है वो पचता नहीं है, वैसे ही आधा अधूरा रहता है। ये मैंने अभ्यास करके मैंने उसको अवलोकन किया, मैंने देखा कि क्या ऐसे ही होता है क्या, और ऐसे ही होता है। अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं या फिर खाना खाते खाते पानी पीते हैं तो उसका भी वैसे ही परिणाम होता है। जैसे कि हम कुछ खाना पकाने के लिए आग इस्तेमाल करना चाहते हैं और अगर हम उसी में पानी डाल दें तो वो खाना कैसे पकेगा, क्योंकि आग तो पूरी तरह से आपने बंद कर दी है। तो खाना पकाने के लिए आग की ज़रूरत है और आग उसमें लगी हुई है। आपने खाना खाने के बाद और तुरंत ऊपर से अगर पानी डाल दिया तो आग बुझ जाएगी और खाना वैसे ही सड़ जाएगा। तो ये उसका वैज्ञानिक और आयुर्विज्ञान का सोच या हमें बताया हुआ एक आंतरिक जो विधि है, आंतरिक प्रक्रिया जो हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन अध्ययन करने से, चिंतन करने से, अपने शरीर के प्रति जो दुख है उसको जानने से हमें उधर हमारा ध्यान जा सकता है कि अगर मेरे शरीर में इस प्रकार से अगर कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे किसी ही पानी पीने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आप भी देख सकते हैं कि पानी आपने किस प्रकार से पीना चाहिए। अगर वैसा आप कर रहे हैं पहले से तो बहुत अच्छा है। अगर आप में लग रहा है कि यहाँ पे गलती हो रही है तो उसको आप जरूर सुधारें। फ्रेश होने के बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। पहले मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता था। मुझे बैठे रहना, ध्यान करना या इस प्रकार के गतिविधि में ही मैं शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल करता था। लेकिन जब से मुझे लगा कि नहीं, शरीर का जो बर्निंग होना भी ज़रूरी है, हमारी कैलोरीज को जलाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो फैट है वो नष्ट हो सके। और शरीर भीतर से स्वस्थ रहने के लिए भी जो हमारे मसल्स है और हमारे बोन्स है, ऑर्गन तो खान पान से ठीक हो जाते हैं अगर आपने खान पान में बदलाव किया है। लेकिन आपके मसल्स है या आपकी जो हड्डियां है उसको कहीं ना कहीं एक एक्टिव मोड की ज़रूरत है। अगर आप ये हिलाना बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो जकड़ जाएगा, आपकी मसल्स भी जकड़ जाएगी और आपकी जो जॉइंट्स है वो भी जकड़ जाएगी। तो उसके लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज हमने कम से कम 10 मिनट से शुरुआत करिए और इतनी करिए कि कम से कम हर आपका जो जॉइंट्स है, हर जगह पे जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स का एक मूवमेंट होना चाहिए। धीरे धीरे करिए, जागृति से करिए। तो ऐसे एक्सरसाइज को मैंने इन्वॉल्व किया और एक्सरसाइज में करता हूँ, जिससे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो फर्दर जो प्रॉब्लम है वो नहीं के बराबर है। तो आप किसी भी उम्र में हैं और हमारे बच्चों को भी हमने सिखाना चाहिए। बच्चों को हम सबको सिखाते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज करो या योगा करो या ध्यान करो उसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते। हमें लगता है कि बच्चे ने पढ़ाई करनी चाहिए बस। अगर पढ़ाई करने के लिए उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उसका मन ही अच्छा नहीं रहेगा, तो हमारा बच्चा कैसे अच्छी पढ़ाई करेगा। और अच्छा हो भी जाए तो अगर वो दुख के साथ उसका ज्ञान हो या उसका जीवन हो तो वो तो कमाएगा, उसी में गवाएगा, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता है, भले वो किसी भी अच्छे पद पे हो। अगर उसका शरीर और मन अच्छा नहीं है
उसके लिए अगर हम नहीं सोच रहे तो कहने की हमारे पेरेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने बच्चों को भी एक्सरसाइज की तरफ या जीवन शैली की तरफ उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ, स्नान करता हूँ। स्नान करने में भी मैंने थोड़ा खोज की है। आप भी देख सकते हैं कि स्नान करना हमारी रोज की कृति है, ब्रशिंग करना हमारी रोज की कृति है। तो ब्रशिंग करने के लिए भी हमने थोड़ी चेंज लानी चाहिए कि जैसे हम ब्रश करते हैं उसके साथ साथ में सप्ताह में 1 या 2 बार नींबू और नमक से भी हमने दांत को घिसना चाहिए, ताकि उसकी जो जड़ें है या उसकी जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, कैविटीज होती है दांत में, हमें दर्द होता है, उसकी जो केयर अगर हमारे दांत अच्छे रहेंगे तो हमारा चबाना भी अच्छा रहेगा। अगर चबाना अच्छा रहेगा तो हमारे डाइजेशन सिस्टम, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम में सबसे शुरुआत जो है दांत से होती है। दांत में जितनी दिक्कत उतनी आप चबाने में भी आपकी दिक्कत होगी, चबाने में जितनी दिक्कत उतनी ही आपके पेट में दिक्कत चालू हो जाएगी। तो दांत की सुरक्षा रखने के लिए सिर्फ ब्रश का इस्तेमाल ना करें, ब्रश के साथ में या आपका पेस्ट भी चेंज करें जिसमें आपको ज़्यादा हर्बल प्रॉपर्टी मिलती हो, ऐसे पेस्ट का इस्तेमाल करें। हमने कोलगेट को बंद कर दिया, उसमें सिर्फ फेस होता है और केमिकल होता है और थोड़ा टेस्ट होता है। ऐसे कुछ पेस्ट अवेलेबल है या ऐसे कुछ पाउडर अवेलेबल है। विशेषतः वज्रदंती एक काफ़ी अच्छा पेस्ट है या पाउडर है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल, या अगर हमारे आसपास में नीम का पेड़ है उसका भी हमने 1-2 दिन हमने इस्तेमाल करना चाहिए। तो उससे आपके दांत अच्छे रहेंगे। दांत अच्छे रहेंगे तो निश्चित ही हमारी आगे की प्रक्रिया, या नहाते समय भी मैंने एक बात खोज की है कि बहुत सारे लोगों को नहाते ही अटैक आता है या कुछ उनको चक्कर सा आ जाता है और पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मैंने जब उसके बारे में देखा मैं भी ऐसे ही पहले सर पे मतलब पानी लेके हम नहाते हैं अक्सर, तो मैंने देखा कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या इसका नहाने का क्या तरीका होना चाहिए। तो जब हम सर पे पानी डालते हैं तो जो हमारा गर्म जो सर होता है वहाँ से ठंडा होने लगता है, और वो ठंडा होने के साथ में उसका जो ठंडा जो प्रभाव है आपके हार्ट पे होता है, और उससे आपके जो हार्ट बीट से उसके ऊपर असर होता है। और वहाँ पे जो अगर किसी को अगर दिक्कत होते हुए हमें सुना है, देखा है, तो कभी कभी स्नान करते हुए ही बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है और पता नहीं चलता है कि वो तो सही गया था और इस प्रकार से क्यों और कैसे हुआ। अगर होने का कारण है तो वही है कि हम शरीर का जो संतुलन है या तापमान है वो धीरे धीरे हमने ठंडा करना चाहिए। सर पे लेने से वो डायरेक्ट आपके हृदय पे अटैक करता है, और वो अटैक कहीं ना कहीं हमारे एक शरीर को जो बीमारी के तौर पे या एक नई मुसीबत के तौर पे हमारे जीवन में आ सकता है। तो मैंने क्या किया, या जो पद्धति मुझे समझ में आई या मुझे उसका अध्ययन हुआ, तो हमने पैर से हमने अपने स्नान को शुरू करना चाहिए, क्योंकि पैर धीरे धीरे नीचे है इसलिए वो धीरे धीरे ठंडा होते हुए पूरे शरीर को, क्योंकि पानी शरीर को ठंडा करता है और उसमें हमें एक आनंद के साथ हमारे शरीर के जो भी हमारे हिस्से है ना, तो उस पानी के साथ हमने मन को भी देखना चाहिए कि मन भी मेरा शुद्ध हो रहा है। सिर्फ शरीर को शुद्ध करना मतलब शुद्धता नहीं है। हाँ? और धीरे धीरे फिर हमने ऊपर की बॉडी है और बाद में अंतिमता हमने सर को धोते हुए स्नान को पूर्ण करना चाहिए। तो ये भी प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो जरूरी नहीं कि आपने करनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से क्या आप और अच्छी तरह से आपके शरीर का शुद्धिकरण या मन का शुद्धिकरण या जो स्नान करने का जो आनंद है उसको भी हमने लेना चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। जब मैं स्नैक की तरफ आता हूँ, मेरा नाश्ता या हम नाश्ता जो 9-9:30 बजे के बीच में हमारा नाश्ता होता है, 10 बजे के पहले। तो नाश्ते में 3 वैरायटीज शुरुआत होती है।
जो रात को हम जो अलसी के बीज होते हैं, हाँ, उसको भिगो के सुबह हम 1 या 2 चम्मच खाते हैं, रात को भिगे हुए सुबह। क्योंकि उसको भी मैंने देखा कि अलसी के बीज है, जो भी बीज फॉर्म में जो हम खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होते हैं कि जो हमारे शरीर में किसी भी फूड से भी आते नहीं है। स्पेशली अगर मैं अलसी की बात करूँ तो उसमें ओमेगा 3 जो है, जो पूरे आपके ब्रेन के सिस्टम को पावरफुल करता है, वो किसी भी फूड और पेयजल से नहीं आता है। वो सिर्फ 1 या 2 चीज़ों से ही आता है। एक तो मछली से आता है, हम मछली नहीं खाते क्योंकि हम वेजिटेरियन है, और कुछ विटामिन के ओमेगा 3 के टैबलेट्स आते हैं। वो भी कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य के लिए, और वो उतना अनुकूल भी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं है। लेकिन जो अलसी के बीज जो है बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ते भी होते हैं, और उसको अगर हम रात में थोड़ा भिगो के रखते हैं तो वो हमने अपने डाइट का एक हिस्सा बनाया है। हमारे नाश्ते के पहले हमने खाली पेट वो खाना बहुत ही ज़रूरी है, चबा चबा के खाना है, ताकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है हमारे शरीर में घुल मिल जाए, क्योंकि वो अंदर जाने के बाद में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। आप ऐसे उसको निगल लोगे तो उसका डाइजेशन वो अपने आप नहीं होता है। जितना आप चबाते हो उतना ही उसका डाइजेशन हमारे शरीर में यूजफुल होता है। तो 1 या 2 चम्मच हम लोग या मैं अलसी के बीज खाता हूँ। उसके बाद में कुछ जब मुझे लगा कि मेरा पैसा दवाई में खर्चा हो रहा है, तो क्यों ना वो खर्चा मैं अपने आहार में परिवर्तन ला के वही के करूँ। उसके पहले मैं बादाम, ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स पे मैं ज़्यादा नहीं खाता था, या हम लोग नहीं कंज्यूम करते थे। हमें लगता था कि ये खाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, या उसके बारे में उतनी सजगता नहीं थी घर से भी, क्योंकि घर में इस प्रकार का आहार कभी हमने सुना था लेकिन कभी खाने को नहीं मिला। तो लगता था कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब हमने देखा कि इतना पैसा अगर हमारा दवाई पे हो रहा है और दवाई हम बंद कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो हमने आहार पे, अगर मेरी क्षमता है तो मैंने ज़रूर खर्चा करना चाहिए। अगर किसी की क्षमता नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए पूरी तरह से आपने करना ही चाहिए। तो मैं बादाम, अखरोट और मनुका, ये 3 चीज़ों का एक कंबाइन हमने बनाया है कि एक तो बादाम है और मनुका है। उसकी प्रॉपर्टी का मैंने अध्ययन किया, आप भी उस प्रॉपर्टी का अध्ययन कर सकते हैं। हमें पता है कि दवाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें टोटली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो हमारे शरीर को भीतर से तंदुरुस्त और निरोगी करती है। और अखरोट इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इसमें भी ओमेगा 3 का सबसे ज़्यादा प्रमाण है। ओमेगा 3 भी है और ओमेगा 6 भी है। बाकी किसी भी फूड में हमें ये चीज़ मिलती नहीं है, और उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग उसके कुछ सप्लीमेंट्स हैं, या दवाई का रेफरेंस देते हैं, या मीट है या फिश है, ये खाने के लिए प्रमोट करते हैं। तो वो हमें नहीं खाना है। उसकी जो प्रॉपर्टी है अगर हमें इसमें मिल रही है तो उसी का कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है अधिक स्वस्थ रह सके। तो और उसके बाद मैं उसके बाद जो नाश्ता लेता हूँ उसके अंदर ज़्यादातर हम पोहा खाते हैं, जिसे हम कांदे पोहा या आलू पोहा कहते हैं। दलिया खाते हैं, कभी आलू पराठा है, या साबूदाना की खिचड़ी है। तो इस प्रकार का जो सामान्य और पौष्टिक आहार जो है, जो हमें अपने भोजन में या हमारा जो डाइट है, विशेषता नाश्ते का, उसके अलावा भी आपके घर में जो भी हम खाते हैं वो सामान्य और पौष्टिक होना चाहिए। या उसमें हम जो स्प्राउट है उसका नाश्ता है, या मिक्स वेजिटेबल्स है, मतलब अनेक प्रकार से आप स्नैक्स को या नाश्ते में को आप ले सकते हैं, या हम उस प्रकार से लेते हैं। और उसके बाद मेरा जो 10 से 12 या 1 बजे का टाइमिंग जो होता है, मैं अभ्यास करता हूँ, या मेरे क्लासेस वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी के हो या और कोई।
और उसके 2 या 1.5 घंटे के बाद मैं पानी पीता हूँ, वो भी थोड़ा गर्म करके। उसके अंदर कुछ चीज़ें जिंजर है, तुलसी है या हनी है, ऐसी वेराइटीज़ डाल के वो पानी को कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि उसमें भी पानी के साथ वो प्रॉपर्टी जो है मेरे शरीर में जाए, मेरा शरीर जो है उसको मतलब उस प्रकार से पीता हूँ। और उसके बाद अभी घर पे रहने के वजह से ऑफिस जाना नहीं हो रहा है, और इसलिए उसके बाद में मैं 12:30 या 1 के आसपास में थोड़ा रेस्ट करता हूँ। रेस्ट का मतलब उसमें कुछ मुझे मूवी देखना है या कुछ सीरीज़ मुझे पसंद आती है, या उस समय कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग है जो मेरे अभ्यास के अलावा कुछ मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो उसमें मैं इंजॉय करता हूँ, वो मैं पढ़ता हूँ। और अराउंड 2 या 2 के आसपास मैं या हम लंच लेता हूँ मैं, क्योंकि तब मुझे काफ़ी भूख लगती है। भूख का मतलब ये है, टाइम का मतलब ये है कि आपको भीतर से ऐसी आग महसूस हो, वो टाइम आपके लंच का टाइम हमने डिसाइड करना चाहिए। हो सकता है 1:30 हो सकता है, किसी के लिए 1 हो सकता है, किसी के लिए 12 हो सकता है, या मेरे लिए जो मेरी टाइम मुझे लगता है कि जब मैं 1:30 और 2 बजे के बीच में मैं अपने शरीर को देखता हूँ, तब मुझे काफ़ी अंदर से भूख लगती है और लगता है कि मैंने खाना खाना चाहिए। ऐसा मेरा फिक्स टाइम है, वो आपका होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और किसी को हमने फॉलो भी नहीं करना है, क्योंकि आपका उम्र, आपका पेट, आपका घर का वातावरण आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, उसके आधार पे आपको प्रयास करना है। तो लंच जब मैं लेता हूँ, सबसे पहले मैं सलाद लेता हूँ। उसमें खीरा है या स्प्राउट है या जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल है सलाद के रूप में, उसको मैं कंज्यूम करता हूँ सीज़न के हिसाब से, क्योंकि सीज़न जब होता है तो ज़्यादा हम वेजिटेबल्स लेते हैं। अभी सीज़न थोड़ा गर्मी का है तो बहुत कम सलाद की चीज़ें हमें मिलती है, तो जो भी मैं लेता हूँ तो वो पहले मैं लेता हूँ, उसके बाद में खाना खाता हूँ। उसके 2 कारण हैं, उसको भी मैंने थोड़ा अभ्यास करके देखा था कि सलाद कब और कैसे खाना चाहिए। कभी कभी हम सलाद, मैं इसके पहले जब सलाद खाता था भोजन करते समय खाता था, लेकिन जब मैंने अभ्यास किया तो भोजन समय खाने से उतना लाभ नहीं है। जब हम भोजन के पहले, जैसे कि भोजन शुरू कर रहे हैं, उसके पहले जब हम सलाद खाते हैं, उसके 2 फायदे हैं। एक तो जब भोजन के पहले खाते हैं तो आपका जो भोजन खाने वाला जो भोजन है उसका प्रमाण अपने आप कम हो जाता है। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1.5 हो जाएगी। 3 रोटी खाने वाले आपको, आपकी भूख 3 रोटी की मांग रही है तो 2 रोटी हो जाएगी। और दूसरा फायदा यह है कि आपके भीतर सबसे ज़्यादा फाइबर जाता है, कि जो आपके शरीर को पूरा क्लीनिंग करता है। फाइबर क्या करता है? शुद्ध करता है आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को। अगर फाइबर का प्रमाण अगर आपका कम है या नहीं के बराबर है तो समझ जाइए कि आप कितना भी प्रोटीन खाओ, कितना भी मिनरल विटामिन खाओ, तो वो कुछ भी उसका असर नहीं होने वाले, क्योंकि फाइबर ही है कि वो सभी को डाइजेशन कराता है, या जो पचन करने की जो प्रक्रिया है फाइबर से ही होती है। फाइबर नहीं है तो भूल जाइए कि आप कितना भी पौष्टिक आहार ले रहे हैं, वो आपके भीतर जाके जहर बनता है। और इसलिए प्रोटीन की जो पदार्थ हम ज़्यादा खाते हैं, और वही प्रोटीन के पदार्थ जब अंदर जाके नहीं पचते हैं, वही जहर बन जाते हैं, जिसका हमको टॉक्सिन्स कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पनीर प्रोटीन जो है हमारे दाल में होता है, दूध में होता है, पनीर में होता है, मीट में होता है। हाँ, हम उसी को ही एक मान्यता बनी है कि ये शक्तिशाली पदार्थ, इसको खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन प्रमाण में ज़रूरी है। ज़्यादा खाने से, ज़्यादा दूध पीने से आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी, बीमारी आएगी। ज़्यादा मीठ खाने से ताकत नहीं आएगी, बीमारी आएगी। ज़्यादा दाल खाने से भी लगता है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से ताकत आती है, लेकिन ताकत के साथ में बीमारी ले आता है। ताकत तो वो छीन लेता है। तो इसलिए हमने सलाद को पहले खाना चाहिए, ताकि आपका फाइबर पहले जाए। और साथ में उसका जब मैं अभ्यास कर रहा था और मुझे पता चला कि उसके भीतर जो चलाने वाले, जो उसके मैसेंजर जो होते हैं, जो उसके भीतर के जो प्रॉपर्टी जो होती है, वो बाद में जब हम खाना खाते हैं उसको डायरेक्शन देते हैं। अगर उसके बाद में थोड़ा अगर गलत भी खाना गया
तब भी वो उसके साथ में जो उसका डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन है, तो सही तरीके से वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो हमें हार्मफुल नहीं होता है। अगर हमारे पास में उसके पहले का गया हुआ, जो जैसे कहते हैं ना कि सामने चलाने वाला अगर ड्राइवर की गाड़ी अच्छी है तो उसके पीछे भी जो गलत ड्राइव कर रहा है वो भी उसके साथ में सही ड्राइव करने लगता है, मतलब सामान्य तौर पे हम देखते हैं। तो बॉडी के अंदर भी जो ड्राइवर जो होते हैं, जो चीज़ों को आगे रन करते हैं, हाँ, और सामने वाला जो चेक करता है, हाँ, कि अगर सामने वाला सही है तो पीछे वाले को भी उसके आज पीछे में जाने देता है, हाँ। तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो हम सामान्य तौर पे भी देखते हैं रोज के जीवन में बाहर, उसी प्रकार से शरीर के अंदर भी इसी प्रकार की सिस्टम बनी हुई है। तो पहले जो आप अच्छा दोगे उसके साथ में अगर थोड़ा गलत भी आपका आहार चला जाता है, तब भी वो आहार का जो उपयोग जो है वो आपके पहले के जो दिए हुए भेजे हुए जो फैक्टर्स है या प्रॉपर्टीज है वो हमें डाइजेशन के लिए हेल्प करती है। और इसलिए उस जगह पे भी आप आपके लंच को देख सकते हैं। उसके बाद में मैं थोड़ा वॉक मेडिटेशन करता हूँ मैं घर में ही 10-15 मिनट जागृति से, ताकि डाइजेशन हो सके और उसको मैं अच्छी तरह से फील कर सकूँ मेरे बॉडी को। उसके बाद में मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, थोड़ा मैं नींद के जैसा ही रेस्ट लेता हूँ, आंखें बंद करके। नींद आ भी जाती है 10-15 मिनट के लिए या नहीं भी आती, फिर भी मैं अपने बॉडी को रेस्ट देता हूँ। उस समय मुझे अगर कुछ टीवी देखना है या कुछ सीरीज़ को देखना है उसको भी मैं इंजॉय करता हूँ, ताकि हमारा जो इंजॉयमेंट फैक्टर है लाइफ के साथ बना रहे, लेकिन वो हमारे जीवन का डिपेंडेंस हिस्सा ना बने कि वही सुख हो या उसी में हमने सुख ढूंढना है। लेकिन ज़रूर हमारे पास में जो भी इंजॉयमेंट चीज़ें हैं जिससे हमें एक टेम्पररी जो सुख या आनंद हम ले सकते हैं देख के सुन के, उसका ज़रूर हमने इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में मैं स्टडी करता हूँ 5 बजे तक, या कुछ क्लास होती है तो क्लास होती है, और 5 या 5:30 बजे हम ग्रीन टी पीते हैं। उसके पहले अगर कुछ भूख लगती है, लगता है पेट में, कि कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं, स्पेशली जो सीजनेबल अवेलेबल है और हमारी कैपेसिटी अलाउ करती है। केले काफ़ी सीजनेबल है, और इस मौसम में संतरा है या नींबू पानी है, इसको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद में फिर से मैं स्टडी करता हूँ, या कुछ किसी को कॉल करना है या किसी से बातचीत करनी है, वो मेरा समय जाता है। और अराउंड 7:30 और 8 बजे के पहले, 8 बजे के पहले हमारा डिनर होता है। डिनर के अंदर वही चीज़ें जो सुबह का जो कुछ है या मिनिमम खा के, हमारा जो डिनर है 8 बजे के पहले हम करते हैं। और उसके बाद मेरा वॉकिंग होता है, और अराउंड 8 या 8:30 के बाद अगर कोई मेरा क्लास है या कुछ स्टडी है उसको मैं करता हूँ। अगर कुछ नहीं है उस दिन में तो हम मिलके टीवी देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और अराउंड या कुछ हम डिस्कशन भी करते हैं, कुछ बातों को हम शेयरिंग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा लाइफ बोरिंग हो और हम बिल्कुल लोनली रहे या धर्म जीवन जी रहे, इसका मतलब हमें आइसोलेट रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एंजॉय करना है, लेकिन जागृति और मैत्रीपूर्ण हमारे संवाद भी हमने करनी चाहिए। कभी कभी हम पूजा करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं महीने में 1 बार 2 बार, ताकि हम एक दूसरे को फील कर सकें कुछ कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे हमने एक दूसरे को हर्ट किया है, या अच्छी बातों को हमने कुछ एक्सपीरियंस किया उसको हम शेयर करते हैं। तो शेयरिंग और रिपोर्टिंग ये हमारे जीवन का कम से कम वीक में या महीने में 1 या 2 बार ज़रूर हिस्सा होना चाहिए। और ग्रुप चैंटिंग है या कुछ स्टडी है, कुछ पॉइंट पे हमने डिस्कशन करना चाहिए। और अराउंड 10 या 10:30 के आसपास हम बेड पे जाते हैं, ताकि हम 11 बजे के आसपास नींद आ जाए। और नींद के पहले भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। सोते सोते ही ध्यान हो जाता है, क्योंकि ध्यान के बारे में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस है। हम चिंतन कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम आनापानसति कर सकते हैं, और किस प्रकार से मैं सोता हूँ, जिसे हम साउंड स्लीप कह सकते हैं।
तो सुबह फिर से मेरी जो सुबह है उसी प्रकार से 6 और 6 बजे के पहले होती है। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इसका एक चार्ट या एक पोजीशन या मेथड पता चले, ताकि अगर आपकी कहाँ पे गलती हो रही है और आपको कुछ ज़्यादा सजेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं ताकि आप उसके बारे में सजग हो सके और आप वैसे ही कुछ कर रहे हैं जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा है। अगर कहीं आप बदलाव करना चाहते हैं या पूरी तरह से अगर आपका इससे अपोजिट है तो उसके लिए भी आप अपने आप को धीरे धीरे अपने ऊपर कार्य करें। आपके आसपास का जो सपोर्टर है, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, सभी पे एक साथ में इस्तेमाल ना करें। अगर आप सफल हो रहे हैं, आप में वो बदलाव दिख रहा है और आप धीरे धीरे आप आपके लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि हाँ, और ऐसे ही अपने विचारों को मत थोपिए, बल्कि उसके बारे में कुछ लिटरेचर है, कुछ अनुभव है और लोगों की जो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ताकि वो देखे, सुने और खुद सोच के आपकी बात को एक्सेप्ट करें। क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया था। मैंने अपने पत्नी पे या बेटी पे ऐसा नहीं थोपा, मैंने बताया कि देखो भाई कि हम ये फूड खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर ये फूड खाते तो क्या होगा। और धीरे धीरे उसको भी मतलब उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी अभ्यास किया और लगा कि नहीं, हमने इस फूड पे हमें क्रॉस करना चाहिए और इस प्रकार से हमने इस फूड का हमने इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य और हमारा सुख जो है हमें मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने इसमें बताई है आप लोगों को समझ में आई होगी। और अभी हम जो ध्यान है, ध्यान के माध्यम से हम हमारी डाइजेशन सिस्टम है या मन की सिस्टम है, उसको हम कैसे शुद्ध करें, तो उसका जो ध्यान है जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं या हृदय चक्र कहते हैं, उस पर हम ध्यान करने वाले हैं। तो अपने शरीर को थोड़ा आप उसी प्रकार से एक्सरसाइज करें जिस प्रकार से मैंने बताई।